डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुट। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार तय। चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस पर लगाई रोक। बंगाल के रुझानों में बीजेपी सरकार 191 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। टीएमसी 97 सीटों से पीछे चल रही है। काउंटिंग के बीच ममता बोली, हम ही जीतेंगे। चुनाव आयोग जानकारी दबा रही है। ममता के घर पर बाहर से लगाए जय श्री राम के नारे। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस के बाहर तोड़फोड़। टीएमसी ऑफिस के अंदर मिला बम। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। राज्य में फिर हेमंता सरकार। 126 सीटों में से बीजेपी को 99 सीटों पर बढ़त। कांग्रेस को 23 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जोहार सीट से चुनाव हारे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आप देख रहे हैं आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार बनती हुई दिख रही है। तो तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता विजय की टीवी के सत्ता पाती दिख रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीए को समर्थन दिया है। कांग्रेस की यूडीएफ ने बहुमत हासिल किया है। केरल में, असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जोहारहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। पुडुचेरी में बीजेपी सरकार। कुल 30 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। बंगाल के रुझानों में बंगाल बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। सीटें 190 के पार हो चुकी हैं। बंगाल में 2/3 बहुमत के पर पहुंच चुकी है बीजेपी। तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया, हालांकि उसके पास महज 2 सीटें हैं। केरल में कांग्रेस की यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवीके पार्टी सत्ता पाती हुई दिख रही है। बंगाल में तो खेला हो गया है। अगले कुछ घंटों में 5 राज्यों की किस्मत का फैसला हो चुका होगा। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां की तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया, खासकर तमिलनाडु में, जहां डीएमके और एआईडीएमके के हाथ से सत्ता जा चुकी है। टीवीके बहुमत बनाती हुई दिख रही है। और बात करें बंगाल की, तो यहाँ तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से भले ही जीत रही हो, लेकिन उनके कई दिग्गज मंत्री चुनाव हारते दिख रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो विजय ने धमाका किया है। उनकी टीवीके पार्टी ने चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को चौंका दिया है। राजनीति के मैदान में पहली बार उतरे अभिनेता विजय ने अपनी जीत से यह साबित कर दिया कि उनको जो लोग हल्के में ले रहे थे तो वह गलत कर रहे थे। शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना चुकी है और अब वह मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। डीएमके और एआईडीएमके के बीच दशकों पुराना मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है, जहां डीएमके दूसरे से तीसरे नंबर पे संघर्ष कर रही है। यही हाल एआईडीएमके का भी है। असम में बीजेपी की हैट्रिक कन्फर्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ चुकी है। कांग्रेस गठबंधन काफी सिकुड़ गया है।
केरल की बात करें तो केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार एलडीएफ ने इसे तोड़ा। पिछली बार इसे तोड़ा था, इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ फिर सत्ता में आती दिख रही है और पूरी तरीके से आती दिख रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आती दिख रही है। पुडुचेरी में एनडीए सरकार को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल यहाँ एनडीए गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए और सत्ता में वापसी कर चुकी है। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी ने 193 से ज़्यादा सीटों पर लीड बना के रखी हुई है। टीएमसी को महज 94 सीटें मिली हैं। लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो सीपीआईएम और आईएसएफ को एक एक सीट मिली है, कांग्रेस को एक सीट मिली है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के लिए झटका है, लेफ्ट पार्टियों के लिए झटका है, तमाम दलों के लिए झटका है। आपको बता दें तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियों को झटका लगा हुआ है। टीवीके पार्टी बहुमत के करीब बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है, हालांकि उसकी 2 ही सीटें हैं, वो ऐलान कर दिया है कि टीवीके को अगर बहुमत के लिए समर्थन देना पड़ा तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से बात करें केरल की तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 में से 71 सीटें जीत ली हैं। 22 सीटें जीत ली हैं, 71 पे आगे हैं। उनका आंकड़ा 93 सीटों का है और वो जीत की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। एलडीएफ को महज 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। असम की बात करें तो असम में बीजेपी को 97 सीटों पे बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस 27 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें आ रही हैं। 2/3 से ज़्यादा बहुमत के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी असम में। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में एनडीए को 16 सीटें मिल चुकी हैं। 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 5 अन्य को मिल रही हैं, जबकि अभी भी 6 सीटों पे नतीजे आने बाकी हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपको फिर बता दें कि 193 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुजीत भरजी और आयन मुखर्जी जी, टीएमसी नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आयन मजूमदार जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि टीएमसी की यह हालत क्यों दिख रही है इस तरीके की? नमस्कार। देखिए, आज का जो नतीजा आया है, अभी तक पूरा नतीजा नहीं आया है, अभी भी नतीजा आना बाकी है। काउंटिंग बहुत स्लोली चल रहा है। अभी किसी जगह है, जैसे हमको पता चला है कि 2-3 मतलब राउंड तक ही काउंटिंग हुआ है, 20 राउंड तक काउंटिंग जाना है। सो अभी ये बहुत ही जल्दी होगा। क्या हुआ है नहीं, ये जो आप बता रहे हैं 2-3 राउंड, वो 11 से 12 के बीच की घटना थी। अब 11-12 राउंड हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी 193 से, सुन लीजिए मेरी बात, हम आप जिस भी सीट का बताएंगे हम उसका आपको बता देंगे कितने राउंड हो चुके हैं। मोटे मोटे तौर पे यह साबित हो रहा है कि अब बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। अब इस सत्ता परिवर्तन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, बंगाल में कोई लहर नहीं था। ये बीजेपी भी मतलब जानता नहीं था कि वो जीत रहे हैं, ठीक है, उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं था। हम सोचे थे कि 200 से ऊपर सीट हम लोगों को मिलेगा। अभी क्या हुआ है नहीं हुआ है वो हमको तो इलेक्शन के बाद जब पूरा रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मगर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्शन था, ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन के नाम पे पहले दिन से जो चला है बंगाल में, एसआईआर के नाम पे 91 लाख मतलब नाम को काटा गया है। आंकड़े आपके कुछ गलत हैं, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि एसआईआर एक मुद्दा था।
लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा घुसपैठिए था जिसको आप लोगों ने एड्रेस नहीं किया। इस पे नहीं, कुछ कहना घुसपैठी चाहेंगे? देखिए, एक भी घुसपैठी वो निकल नहीं पाए। वो बोल रहा था नहीं, रईस निकालना राज्य घुसपैठी सरकार का एक काम भी- था अयान जी, नहीं, राज्य सरकार का काम नहीं था, ये बिल्कुल राज्य इलेक्शन सरकार का कमीशन काम है। था। पुलिस ये प्रशासन की व्यवस्था। निकल- सुनिए अयान जी, आपको मैं बड़ी विश्वसनीयता से बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार का विषय पुलिस प्रशासन, और उसी का काम है ये काम करना। अच्छा, ये घुसपैठी का बात बोल रहे हैं, बीएसएफ किसके हाथ में है? बॉर्डर कौन? अरे भाई, बॉर्डर जब तक बीएसएफ केंद्रीय बल है, जब तक राज्य सरकार नहीं मांगती है तब तक उसको नहीं भेजा जाता है, या ऐसी अभी तो परिस्थितियां हो जहां केंद्र सरकार के सीधे दखल की जरूरत हो। नहीं, अयान अभी तो सरकार मजूमदार जी क्या कह रहे हैं, सुजीत भर जी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाले हैं। हाँ तो है, तो लेकिन घुसपैठिया का बात नहीं है यहाँ पे। घुसपैठिया का बात देखने के भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल फोर्स है और होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का अंडर है, तो इसका काम स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं। ठीक है सुजीत भर जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो दसियों साल से आए हुए लोग हैं, बसे हुए हैं, जिनको राशन पानी दिया जा रहा है, ये राज्य सरकार का काम है। सुनिए जी, आप मेरा बात सुनने का तैयार नहीं है तो दूसरा बात है, लेकिन घुसपैठिया का बात यहाँ पे है नहीं, क्योंकि घुसपैठिया एक भी चुना गया नहीं, एक भी आइडेंटिफाई नहीं किया, एक भी नहीं। तो बीजेपी की इस जीत के पीछे क्या कारण है? बीजेपी का जीत का कारण अलग है। ये तृणमूल का जो कंट्रोवर्सी है, तृणमूल में जो काम किया नहीं किया उसका बारे में है। ये अगेंस्ट वोट है, स्विंग वोट है। 11 से 18% स्विंग वोट हुआ। 11 से 18% स्विंग वोट बहुत बड़ा होते हैं। 11 से 18% स्विंग वोट सीपीएम में नहीं गए, एलडीएफ में कहीं भी और नहीं गए, बीजेपी है, बीजेपी में चले गए। दूसरा चीज है, एसआईआर में ऐसा हुआ कि सब लोग कहते हैं कि हमें वोट देना ही है। जब वोटिंग पैटर्न होते हैं बंगाल में 70 से 80%, अब 92%, 93% हो गया। इसका कारण है सब वोट दे रहे हैं, और उसी में अगर स्विंग वोट 16-17% हो जाए तो बहुत बड़ा चेंज होते हैं। अभी तक तो वोट लीड दिखा रहे हैं, अब देखना होगा एक एक सीट में कितनी वोट से जीत हुआ, ये जरूरी बात देखना होगा। चलिए, भूपेंद्र यादव जी मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। आप चारों मेहमानों का इस समय स्वागत है हमारे पैनल में। भूपेंद्र यादव जी, बंगाल की जीत को वरिष्ठ पत्रकार सुजीत भर जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ममता बनर्जी के कामों से लोग खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। देखिए, बात ऐसा है कि ये चुनाव जो है ना, विचारधारा का एक तरफा भाजपा है जो विकास, गरीब कल्याण और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है जी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि दूसरी तरफ विपक्ष जो है आज भी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसके कारण है कि बंगाल की सामान्य जनता इनको वोट के चोट दे करके मटिया मेट करती है। ये जो है ना, वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, ममता दीदी क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि जो है ना, महिलाएं को जो है ना 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। तो वहाँ की खास करके बंगाल की क्रांतिकारियों की भूमि है भाई साहब। वहाँ की सामान्य जनता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और डीप स्टेट बनाने के फिराक में जो ममता दीदी रहती थी, इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, आज देख लीजिए वो कहाँ है। आज राहुल गांधी जी 95 इलेक्शन हार गए। अभी मिला करके हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर में ये शतक पूरा दिए आज। तो सभी जगह इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी हार हुई है। देश की सामान्य जनता लॉ एंड ऑर्डर और शांति चाहती है, विकास चाहती है, और राष्ट्रवादियों की सोच को ऊपर रख करके इस देश की 5 राज्यों की जनता, अभी देख लीजिए, हम लोग केरल में नहीं थे, वहां भी हमारा कुछ टक्कर हम लोग ले रहे। आप चले जाइए असम में तीसरी बार खुला, पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व को जो है ना, वहां की सामान्य जनता समझा, वहां भी मतलब देने का काम किया मैंने। अब चले आइए आप जो है ना, सुजीत भर जी वरिष्ठ पत्रकार है। सुजीत भर जी,
भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो जीत है विचारधारा की जीत है, ये जो जीत है वो राष्ट्रवाद की जीत है, ये जो जीत है वो तुष्टीकरण के खिलाफ की जीत है। तुष्टीकरण के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुष्टीकरण तो है ही नहीं है पर, लेकिन विकास का बात करें तो हाँ, विकास की जीत है, क्योंकि यहाँ पे विकास का नाम में कुछ भी नहीं हो रहा था। ये सच है कि विकास कुछ नहीं हो रहा था, और वो देखना है अब क्या विकास होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने और उसका जो लेफ्टिनेंट्स है, उन्होंने इतने अत्याचार किया, इतना पैसा लिया गरीब लोगों से, ये सच बात है। और दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ महिलाओं का कोई ऐसा चीज नहीं है कि महिलाओं का कोई खराब सोच रहे हैं, महिला का कोई इंस्टेबिलिटी है, नहीं, महिलाओं सब निकल रहा है। यहाँ पे महिलाओं का बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता है। एन मुखर्जी जी, प्रवक्ता टीएमसी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये महिला के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में महिला के ऊपर अत्याचार का एक इंसिडेंट दिखा दे जिसका ऊपर कोई केस नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। उन्नाव हुआ, मणिपुर हुआ, ये इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन कमीशन। अरे अभी बंगाल की बात हो रही, बंगाल के हार के नतीजों के बारे में चर्चा हो रही है। बंगाल पे रहिए तो ज्यादा आत्ममंथन करना उचित रहेगा। अयान जी, अभी देश की राजनीति की जगह केवल बंगाल पे फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्शन के नाम पे लाखों दिल्ली से चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ सबको लाया इधर पे इलेक्शन के नाम पे, किसी को कुछ करने नहीं दिया। अभी इलेक्शन कैसे हुआ आप ये जानेंगे। ये 29 को इलेक्शन के दिन ये सेंट्रल बाहिनी का मार से 1 लोगों का मौत हो गया, जो आपने रिपोर्ट नहीं किया। उदय नारायणपुर में एक माँ एक बच्चे को गोद में लेके जा रही थी, बच्चे को पकड़ के पीटा। एक विशेष समुदाय को वोट करने नहीं दिया गया, ये हमने देखा है टीवी पे। अरे 93% वोटिंग हो गई, आप क्या बात कर रहे हैं अयान जी? 93% वोट आ रही, आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया। चलिए अब आप सच्चाई सुनिए मेरी बात। आप अयान जी मेरी बात सुनिए, अभी फिर दोबारा आऊंगा आपके ऊपर। रूम में लोग घुसा दिया। अरे सुन लीजिए अयान जी, इस तरीके अभी चर्चा शुरू हुई है, सबको आने दीजिए। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। विनय जी, हार को लेकर सबका अपना अपना आकलन है। इस आकलन में एक चीज और भी दिखती है, ये अपने शीर्ष नेतृत्व को बचाने की भी कोशिश हो रही है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक सरकार विरोधी जो रुख होता है, जिसका जिक्र अभी बरसात ने किया, तो जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि नेहरू के पक्ष में भी लोग नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के समय, वो तो लोग पटेल को चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। और परिवर्तन जब सत्ता से कोई विपक्षी दल आता है, तो जाहिर सी बात है, माना जाता है कि जो सत्ता रही है वो ठीक से काम नहीं किया, उसके खिलाफ जनता नाराज थी, इसलिए उसको चुनी है। चाहे बिहार में कांग्रेस के बाद लालू राज आया हो, चाहे लालू राज के बाद नीतीश कुमार जी का आया हो, चाहे बंगाल में कांग्रेस के बाद लेफ्ट के बाद ममता, ममता के बाद आज बीजेपी की सत्ता आई हो, चाहे दिल्ली के अंदर बीजेपी बाद कांग्रेस बाद केजरीवाल और केजरीवाल बाद फिर बीजेपी आई हो। ये तो जाहिर सी बात है, जब सत्ता बदलती है तो जो सत्ता में होता है उसकी कोई न कोई कमी होगी, तभी तो सत्ता से बाहर जा रहा है। लेकिन जहां तक रहा कि स्ट्रांग रूम में कौन घुस गया, तो ममता जी खुद एज ए सीएम अभी तो है ही है, वो अभी तो रिजाइन की नहीं है, कारवार के मतलब सीएम तो ही है ना, तो वो खुद स्ट्रांग रूम में गई थी देखने के लिए, उनके एजेंट गेट पर थे। जो भी स्ट्रांग रूम है उस पर कोई घुसा नहीं था, और जिस बात का जिक्र किया गया जिसके चलते एक पैनिक क्रिएट हुआ था, उसमें साफ साफ था कि 10 बजे सभी को मेल गया था, सारे कैंडिडेट को, तो वो लोग स्ट्रांग रूम पे आए और जो बैलेट वोट होते हैं उसको छांटा जाएगा, जिस विधानसभा का जहां वो जो सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं वहां भेजा जाएगा। अब जो नहीं गया ये उसकी गलती है। चुनाव आयोग ये सही बात नहीं है क्या? ये सही बात नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा 18 मिनट तक ऑफ था, बोलने का बाद चालू किया गया? बोलिए। सीसी कैमरा कहाँ का ऑफ था ये बताइए, चलिए किस जगह का ऑफ था? कैमरा कल रात भी 18 ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं बता रहा हूँ। कैलकाटा में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, कैलकाटा में था, ठीक है, और फिर बांकुड़ा में था, फिर आपका रानाघाट एरिया में था। कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आयान साहब? 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो था ही। कितने 23 to 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए मैं आप ही की बात मान लेता हूँ, चलिए 23
कितनी हो गई, जितनी आप जीते उसमें 23 और जोड़ लीजिए, मैं मान लेता हूँ आप करके बदल दिया ये कोई गया। बात नहीं हुआ ना, जनादेश का सम्मान करना ये सीखें। कोई बात नहीं हुआ। नहीं नहीं अयान जी, आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जब जनादेश का आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप ऐसे तर्क निकालते हैं जो आपकी हार को सहारा दे सके। नहीं सुधारेंगे, जैसा भी धर साहब ने कहा ना, जो कट मनी की चर्चा थी, जो करप्शन की, एक मिनट, जो कट मनी की चर्चा थी, जो करप्शन की चर्चा थी, जो भट्ट साहब ने बताया कट मनी की बात कह रहे हैं ना, इस पे मैं रिप्लाई होता है। मैं एक चीज में बता, जो नंबर 1 है, आप अपने बंगाल समय में में जो आप अपने कंपनी समय में में सबसे बताइए बड़ा ना, अपडेट जब शुभेंदु अयान अधिकारी, साहब, वो आपके पार्टी में है। अयान साहब जब आपका, इसलिए ये बात मत कीजिए। अयान साहब जब आपका नंबर बीजेपी आएगा, का तो जो लोग गया अयान साहब, आपका तृणमूल नंबर वाला आएगा जो तब छोड़ बोलिएगा। दिया है वो चला गया है बीजेपी में। अयान जी मैं इसलिए एक अरे चीज अयान बता साहब का बात मत कीजिए। सर साहब एक मिनट, अयान साहब अभी इस बात का जिक्र करिए, जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 12 बजे के बाद अमित शाह दिखेंगे नहीं, उसके बाद हम बताएंगे, अब उसका जिक्र करिए। सत्ता बदल चुकी अच्छा, है, क्या आप इस जैसे? बात का जिक्र कीजिए कि अमित शाह ने आके बोला कि जो गलती करेगा उसको उल्टा लटका के मारेंगे। अयान जी, अब मैं बताता हूं आप दोनों लोगों को जो गलती करेगा, कि जो आपने गलती कहा, करेगा जो उसको गलती जनता करेगा, मारेगी और फैसला भी जनता ने किया है। 5 राज्यों के चुनाव ने भारत की राजनीति में गर्माहट ला दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे कई लोगों को चौंका रहे हैं। बंगाल में जो हुआ वहाँ तो खेला हो गया है। बीजेपी 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बना रही है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टीवीके जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, उनके नेता विजय पेरुम्बूर पूरी तरीके से सत्ता में आते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। अन्ना द्रमुक और डीएमके दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पे नेक टू नेक की लड़ाई में चल रहे हैं। बात करें केरलम पे तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 71 सीटों पे आगे है, 22 सीटें जीत चुकी है, कुल 93 सीटों पे लीड कर रही है। एलडीएफ केवल 37 सीटों पे सिमट गई है 140 सीटों में। बात करें असम की तो असम में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है, 126 में से 97 सीटों पे लीड कर रही है, उसमें से 4 जीत चुकी है। और कांग्रेस की बात करें तो वह केवल 27 सीटों तक सिमट गई है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 30 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें से 16 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 24 सीटों में से 16 सीटें जीत चुकी है और 3 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त है और 5 अन्य लीड बनाए हुए हैं। इन सीटों के आकलन से एक बात तो साफ दिख रही है कि बीजेपी की चारों तरफ लहर है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में भी उसकी बहनी होती दिख रही है। विनय राय जी, इस तरह से क्या लग रहा है अगला निशाना अमित शाह जी के नजर में कौन सा प्रदेश होगा, तमिलनाडु या केरल? अभी तो पंजाब चुनाव आएगा, जो जहां रिजल्ट आ गया वहां की बात क्यों करना। लेकिन अभी आर्यन साहब जो बोले तो मैं उनको एक कह दूं कि चुनावी जो मौसम होता है ना, वो होली का पर्व होता है। थोड़ा रंग उड़ेगा, थोड़ा कीचड़ उड़ेगा, थोड़ा काली पोती जाएगी, लेकिन जब दोपहर के बाद स्नान हो जाता है ना, सब साफ सुथरे के फिर नए कपड़े पहन के निकल जाते हैं। चुनाव बीत गया, कैंपेनिंग खत्म हो गई, अब रिजल्ट आ गया। अब आपको कमी गिननी है, जो नई सत्ता में सरकार आने वाली है उसकी कमियां देखिए, क्या क्या वादे किए, कैसे वो पूरा करेंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे तो जमीन पे कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे, सदन के अंदर कैसे उनको घेरेंगे। अब इसका समय आ गया है, अब तो जो होना तो हो गया। इसी के लिए रिजल्ट आते आते पार्टी ऑफिस कब्जा हो गया, हर जगह भगवा रंग कर दिया। आप पता कीजिए क्या चल रहा है बंगाल में, अभी आप पता कीजिए कलकत्ता के अंदर में क्या चल रहा है। आर्यन साहब ये क्या कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं इस बात का अंदेशा अभी मैं जब पिछली बार लाइव पर तो अभी मैंने कहा था, बेसिकली हुआ क्या ना, जब लेफ्ट सत्ता में थी तो उसने कांग्रेस के सारे कार्यालय कब्जा कर लिए, जब टीएमसी सत्ता में आई तो उसने लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया। अब ये लोग आए तो इनकी जिम्मेदारी है कोई ट्रेडिशन जिंदा न रहे, कुछ सुधार दिखे, वरना तो फिर अगर वही परंपरा चढ़ेगी तो फिर बदलाव क्या हुआ। अगर जस का तस बंगाल रह गया तो चुनाव तो कोई दल जीत जाएगा, लेकिन बंगाल चुनाव हार जाएगा। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला। बेहद अहम बात कर रहे हैं विनय राय जी कि अगर हिंसा जारी रही
तो भले से ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन बंगाल हार जाएगा। सुजीत भर जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार जो आ रही है, क्या यह परिस्थितियां बदलेगी? परिस्थिति बदलाने के लिए ही तो वोट मिला इन्होंने को। अगर हिंसा चलते रहेंगे तो बंगाल तो हारेंगे ही, और विकास नहीं होगा। विकास का बात है, विकास नहीं होगा, कारखाने नहीं बनेंगे, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेंगे, तो ये चुनाव का कोई फायदा नहीं। यही सोच के लोगों ने वोट दिया होगा बीजेपी को कि एक विकास का रास्ते पे चले, बंगाल विकास का रास्ते पे चले। बीजेपी बार बार घुसपैठियों की भी बात कर रही थी। सुजीत जी, आपको लगता है कि घुसपैठिए मुद्दा है या नहीं? घुसपैठियों मुद्दा है, लेकिन घुसपैठियों मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें इलेक्शन का रिजल्ट का चेंज हो सकता है। इतना बड़ा नहीं है। जो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें थोड़ा बहुत तो है ही, अभी नहीं है, सीपीएम के युग से चल रहे हैं ये घुसपैठियों का बात, लेकिन वो है, सच है। ये झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसमें घुसपैठिया नहीं है, लेकिन अभी तक घुसपैठिया का कोई आलोचना नहीं होना चाहिए। अभी विकास का आलोचना होना चाहिए, अभी हिंसा की बात कम होना चाहिए। परिवर्तन मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। यही हमारा एक चीज है जिसके लिए वोट दिया। अगर नहीं हुआ तो बंगाल तो है ना, दूसरी बार वोट पड़ेगा तो क्या होगा क्या जाने। ये अगर बीजेपी ने परिवर्तन में विकास लाए तो अच्छा होगा। विनय राय जी, बीजेपी ढोल बाजे नगाड़े के साथ घुसपैठिए वाला मुद्दा सबसे अहम बताया था। आपको लगता है ये मुद्दा था या नहीं था? नहीं, मुद्दा था, लेकिन अब सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री कह रहे थे कि बॉर्डर ओपन है, हम चाहते हैं बाढ़ लगाना, स्टेट गवर्नमेंट हमको जमीन नहीं दे रही है। ठीक है, आप स्टेट गवर्नमेंट अब आपकी है, आप वहाँ बाढ़ लगाइए, रास्ते को रोकिए, नंबर 1। अब इंडस्ट्री जैसे लानी है तो इंडस्ट्री लाना भी एक कठिन काम है वहां पर। जैसे आप जमीन एक्वायर करेंगे, फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा, नंदीग्राम से फिर होने वाला, तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, किससे जमीन हासिल करेंगे? तो जमीन लेना भी छोटी मोटी समस्या नहीं है वहां पर। साथ में जो डेवलपमेंट है, चाहे रोड की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, क्योंकि बंगाल अपने आप में सबसे डेवलप जगह रही है। अगर आप आजादी से पहले भी देखेंगे तो वो कैपिटल रहा है। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एक समय में वहां पे कैपिटल की भरमार थी, वहां पे रिच लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री चली गई, वहां पे एक निरस्ता आ गई। हम तो खुद मैं कहूंगा 97 में मैं बंगाल गया, तब भी बंगाल वही था, आज भी बंगाल वही है। आप किसी शहर में जाइए, आपको कुछ न कुछ बदला दिखेगा। जिस काशी को, बनारस को आप गलियों का शहर कहते हो, वो बदल गया, लेकिन बंगाल में ज्यादा परिवर्तन मुझे नहीं दिखता। इसलिए किसी एक सरकार को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन इसमें जो सरकारें नहीं है उनको कम से कम डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा, और ऐसा विकास दिखाना पड़ेगा जो जनता को दिखे। आपको रोजगार लाना पड़ेगा। केवल बंगाली लड़के या जो यूथ है वहां के, वो बाहर जाकर रोजगार करें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको वहां भी रोजगार सृजित करना पड़ेगा, वहां के लड़कों को वहां रोजगार देना पड़ेगा। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाए, तो आपको कम से कम ये साबित करना पड़ेगा कि जो महिलाएं ममता बनर्जी जी के साथ थी, अगर वो आपके साथ आई है तो उनसे ज्यादा सुरक्षित है, तब जाके आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो चुनौती बड़ी है, क्योंकि लंबे समय के बाद आप सत्ता में आए हैं, आप पहली बार सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं। सारे अधिकारी उसी पैटर्न के, पहले लेफ्ट के साथ रहे, फिर टीएमसी के साथ रहे, तो उन अधिकारियों को कैसे आप स्क्रूटनिंग करेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे विकास के प्रति, ये कई चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि तत्कालिक जो हिंसा हो रही है उसको कैसे रोका जाए, जो ज्यादा उत्साहित कार्यकर्ता उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, और वोट के बाद कैसे पॉजिटिव वे में धीरे धीरे हम आगे बढ़े बंगाल को लेकर। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर भी बीजेपी की तरफ खिसक गए, या जो हिंदू वोटर्स थे एक मुश्त बीजेपी को दिए और मुस्लिम वोटर एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस को वोट दिए? अब देखिए प्रसून जी, दिखाने के लिए और कहने के लिए, कहीं आप सजाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर 1% भी भरोसा नहीं करता कि माइनॉरिटी वोट भाजपा को मिला है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो पार्टी का वर्कर वो भी देता कि नहीं था, मुझे इसमें भी संदेह रहता है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि दिया हो तो भाजपा की किस्मत। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जितना ही माइनॉरिटी वोट पोलराइज हुई है, उसी अनुपात में जो हिंदू मतदाता कहते हैं या नॉन मुस्लिम कहें, उनका भी पोलराइजेशन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर बना है वो खास तौर से जो 32-34 साल का लेफ्ट की सत्ता, 15 साल की टीएमसी की सत्ता, पूरी एक जनरेशन चली गई, और उसको एक डेवलपमेंट देखने की होप थी कि हमको कुछ विकास देखना है, हमें कुछ अपने प्रदेश को नया रूप में लाना है। वो बदलाव का वोट है खासतौर से मैं कहूंगा, क्योंकि कोई बीजेपी का परंपरागत मतदाता वहां कोई
कोई इनकार करता है। केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पोस्टर के तौर पर, पुराने संस्थापक के तौर पर जरूर है, जो जब लेफ्ट को लगा कि उसके वर्कर कमजोर हो गए, लेफ्ट पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, तो लेफ्ट के वर्कर डाइवर्ट हो गए भाजपा की तरफ। अब अपने वर्कर का मिजाज भाजपा टाइप बनाना है उनको। अब इसमें चुनौती बड़ी है। आप खुद शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़े चेहरे हैं इसमें बंगाल के अंदर भाजपा के, वो भी तो लेफ्ट से लेकर के कांग्रेस और टीएमसी से होते हुए आए हैं। तो आपका अपना कोर कौन है, आपको उसको अपने में ढालना है। जैसे आपने आसाम में कर लिया, आसाम में जब मुख्यमंत्री की बात आती है लगता है वो हार्डकोर भाजपा ही है। तो आपको सही तरीके से सही पैटर्न पर काम करना पड़ेगा, तब जाके बेहतर परिणाम निकलेंगे। अब बंगाल के लोग परिणाम चाहते हैं। अब चुनाव हो गया, मतदान भी हो गया, अब परिणाम भी आ गया, तो न परिणाम की चर्चा न अब चुनाव की चर्चा। अब सिर्फ 5 साल जो आगे आपको करना, उस विकास पे चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। सुजीत धर जी, एक चीज जी सर जी, एक चीज याद रखना होगा कि जब ममता आए थे उसका नारा था परिवर्तन, ये याद रखना होगा। तो वो परिवर्तन हुआ नहीं। लोग अपेक्षा करते रहे क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन में हमारा कोई इंडस्ट्री होगा, कुछ होगा। यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रियां यानी एमएसएमई का बहुत ज्यादा था यहाँ पे, वो सब बंद हो गया। तो परिवर्तन तो हुआ नहीं। अब जो बीजेपी आए, एक ही चीज है परिवर्तन। यहाँ पे जमीन पे अगर देखे कुछ काम हो रहे हैं, कुछ यूथ का नौकरी मिलते हैं, यूथ का काम होते हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज होगा हमारा देश के लिए। ये यही होना चाहिए, जहीं भी जाए, जो भी सत्ते में आए, उसका यही काम होना चाहिए। सुजीत जी, क्या बंगाल इस तरह की चीजों के लिए तैयार है कि यूनियन बाजी से निकलकर नए उद्योगों की स्थापना में पूरा सहयोग कर सके? क्या बंगाल तैयार है? यूनियन सीपीएम जाने के बाद यूनियन बाजी कम होते होते अब खत्म हो गया। यूनियन बाजी अब सीपीएम जाते जाते यूनियन बाजी अब कम नहीं। ये चीज नहीं है अभी, ये करारा जैसा चीज नहीं है। अयान जी देखिए, अब सब ईमानदारी से बोल रहे हैं, अब आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ ईमानदारी से, सुन लीजिए अयान जी, ईमानदारी से जानना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी पराजय दिख रही है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। वो क्या कारण था सीरियसली हमको पता नहीं है, क्योंकि बाजार में तो कोई एंटी इनकम्बेंसी था नहीं, देखा नहीं। एक्चुअली मीडिया भी रिपोर्ट नहीं किया। अभी क्या हुआ नहीं हुआ वो तो पूरा रिजल्ट आने का बाद पता चलेगा। मेरे को 2-3 चीज जो लग रहा है वो हो सकता है, ये हो सकता है जी कि बीजेपी ने प्रचार किया, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बार बार प्रचार किया, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। परहैप्स हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ है। फिर आपका हुमायूं कबीर एक मुस्लिम आदमी है जो कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोला गया था कि 1000 करोड़ उनको बीजेपी से मिला है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, और वो जो वीडियो है वो गलत है, वो कोई नहीं बोला। फिर आपका हो सकता है जो कि देखिए इलेक्शन कमीशन इधर पे आने का बाद से, मतलब ये तो सही बात है कि टीएमसी ठीक तरह से कंडक्ट नहीं कर पाए, मतलब वोटर तक नहीं जा पाए। जैसे देखिए एक जगह है जैसे फलता, उधर पे वोटिंग को उन्होंने रद्द कर दिया, मतलब बाद में होगा क्या, 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रॉब्लम हुआ था इसलिए। तो इसी तरीके से सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट हुआ है लास्ट 15-20 दिन में, उसमें लोगों को लगा है चलो टीएमसी को ना देके बीजेपी को देता हूँ, हो सकता है। मगर इसमें मैं अभी जो देख रहा हूँ इनिशियली मुस्लिम वोट भी स्प्लिट हुआ है, हिंदू वोट तो हुआ ही है, और इसमें पोलराइजेशन का वातावरण हो गया है जो बंगाल में कभी नहीं था, जो बंगाल में आज तक कभी नहीं था। तो वही मैं, आप एकदम सही बात कर रहे हैं अयान जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि ये स्थिति बनी क्यों, ध्रुवीकरण के कारण ये ध्रुवीकरण हुआ क्यों, क्या घुसपैठियों के कारण हुआ, क्या तुष्टीकरण की नीति के कारण हुआ? जी पहले तो देखिए, आप माने या ना माने, ये एसआईआर करके जितना नाम काटा गया था हमने खुद देखा है, वो सब टीएमसी का वोटर था। फिर आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तो गए इनका मतलब नाम वापस करने के लिए, लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। इसके बाद आपका बीएसएफ से लेके पैरामिलिट्री फोर्स से लेके, पता है आप बोलेंगे कि मैं अभी मतलब जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, इधर बाकी लोग भी, इनसे भी पूछिए, हम लास्ट 20 दिन से अगर ऊपर देखते थे ना आसमान में, तो पंछी नहीं दिखते थे, दिखते थे सिर्फ हेलीकॉप्टर। बीजेपी पूरा अपना बल, पैसा, बीएसएफ,
पैरामिलिट्री फोर्स सबको लेके बंगाल में आए। चलिए ठीक है, जो होना था हो गया है। अभी नया जो गवर्नमेंट आएगा उनके ऊपर हमारा उम्मीद रहेगा कि वो जो अभी कमिट किया है कि हर महिला को 3,000 करके देंगे, वो देंगे। फिर बेकार जो लोग हैं उनको भाता देंगे, वो देंगे। इंडस्ट्री लाएंगे, लोगों को नौकरी होगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। अभिमन्यु त्यागी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस डिबेट में। हमारे पैनल में जितने भी गेस्ट हैं बड़ी ईमानदारी से बात रख रहे हैं, तमाम मुद्दों पे रख रहे हैं, भले से अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्यों न जाता, बट वो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि क्या कारण है कि बीजेपी को इतनी तगड़ी जीत मिल रही है। अभिमन्यु त्यागी जी, पहले हम आपको बधाई दे दें कि केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। इस वापसी की बधाई का असली हकदार कौन है, राहुल गांधी जी या वहां की लोकल लीडरशिप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी रही है और हम मुख्यतः विपक्ष में रहे, तो हम जो जनता से जो जुड़े असल मुद्दे हैं, चिकित्सा, शिक्षा, महंगाई, संविधान, नौकरी, रोजगार, किसानी, हम सब इस मुद्दे पे अड़े रहे। हम संविधान के जो मुद्दे हैं, जो हमारी विचारधारा है, तो हम उस मुद्दे पे अड़े रहे, जनता के बीच में हम जाते रहे। जहाँ तक देखे केरल की बात है, तो वहाँ जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो वो वहाँ सब मिलकर काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। और उसकी देखिए, जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि इसको जीत का श्रेय किसे जाए, तो जीत का श्रेय तो हर आम कार्यकर्ता को, यहाँ तक कि बिन जनता के संभव नहीं, जनता जनार्दन को। और क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, तो उनको भी जाता है। चलिए अभिमन्यु जी, राहुल गांधी जी को जाता है, वो शीर्ष नेता है, तो क्या बंगाल में और असम में जो नतीजे आ रहे हैं, पुडुचेरी को भी जोड़ लिया जाए, उस प्रदर्शन से कांग्रेस खुश है? अगर उसके हार का ठीकरा फोड़ना हो तो किसके सर फोड़ा जाए? बेशक, बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आसाम और पुडुचेरी में होने जा रहा है, और हमारी तैयारी इस तरह से थी कि हमारी वहाँ सरकार बनेगी। जहाँ तक बंगाल की भी बात हुई है, तो हमें ये उम्मीद थी कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि हम जनता के जुड़े जो असल मुद्दे थे, हम उन पर काम कर रहे थे। अब वो अलग बात है, अभी मैंने सुना हमारे साथ में पैनलिस्ट कुछ बात रख रहे थे, तो मैं भी अपनी बात उसमें जोड़कर कहना चाहूंगा कि वो तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई, अनिल कुमार जी और तमाम जो भाजपा के हाथकंडे अपना, सबको भी क्रेडिट जाना चाहिए साथ में। तो मैं सिर्फ मोदी जी को बधाई ना देकर, जो भी उनके सहयोगी जो भी तंत्र रहा है वहां पर, उस सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। हाँ, निश्चित तौर पर जनता ने जो मैंडेट दिया, वो हम उसको भी बधाई देना चाहते हैं, जनता जनार्दन। तो केरल में जीत की बधाई किसके लिए दे रहे हैं? केरल स्टोरी आई उसके कारण एलडीएफ की विदाई हुई, या आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया? जी अभिमन्यु जी, हम कहना चाह रहे हैं कि केरल के लिए, देखिए मैंने अभी कहा था, केरल में जो जीत हुई है उसके लिए जनता को तो हमने थैंक यू कहा ही कहा। नहीं, कारण क्या है अभिमन्यु त्यागी जी? मैं आपसे कारण पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, क्या कारण केरल की जीत के लिए ये है कि वहाँ हमारा कैडर जो है, संगठन जो है, वो मजबूत है। अब जहाँ हमारा कैडर देखिए कमजोर है, कैडर की भी बहुत देखिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कैडर संगठन मजबूत रहना चाहिए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और आज के दौर में देखिए ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा बन के सामने आ रहा है राजनीतिक दलों के लिए, वो ये भी आ रहा है कि कैडर ना होने की वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव के समय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर मजबूत है, साथ में और सारी चीजें भी हैं, जिसके लिए मैं आज इस सब बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। चलिए नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कैडर की बात की जाए तो टीएमसी से मजबूत कैडर शायद बंगाल में किसी का नहीं था, बीजेपी का भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे जनता का मन थोड़ा भटका। आयन मजुमदार जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और कुछ चीजों को स्वीकार कर लेने से अभिमन्यु जी, आप भी जैसे कह रहे संगठन में मजबूती नहीं थी, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ता है। खराब तो मैं कभी ये स्वीकार नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर कभी खराब, लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू था ही नहीं बंगाल में। अच्छा, बंगाल में हमने एक्चुअली लड़ा इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पे। हमको लगा कि टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन का वोट हुआ है, ठीक है, तो लोगों ने, आप कह रहे हैं लोगों ने चुनाव आयोग को चुना है, बीजेपी को नहीं चुना है? वैसे ही हुआ ना, वैसे ही हुआ इधर। तो यानी चुनाव आयोग के ऊपर जनता ने मोहर लगा दी। पहले दिन से चुनाव आयोग बीजेपी का हीज मास्टर्स वॉइस का हिसाब से काम कर रहे थे। नहीं, लेकिन जनता ने जो वोट दिया है उसने तो चुनाव जितवा दिया।
अच्छा एक बात बोलिए, अभी एक बात बोलिए, एक दिल्ली से आके कोई बोलता है सब हिंदू एक साथ मिलके वोट दो, कोई आके बोलता है अगर हारेगा तो उल्टा लटका के मारेंगे, कोई जाके सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहा है। इलेक्शन कमीशन तो इनको कभी रोका नहीं, रोका है? विनय राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि होली का मौसम था, होली के मौसम में 12 बजे तक कीचड़ रंग सब गुलाल उड़ता है, 12 बजे के बाद नहा के चले जाते हैं। विनय राय जी अपनी बात और स्पष्ट तरीके से इनको बताइए अयान जी को। देखिए, 2-3 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो जो सीबीआई पे जो आरोप लग रहा है, तो याद करिए कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी कहा गया था पिंजरे बंद होता है, और सीबीआई मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का इस्तेमाल जब हुआ था तब भी आरोप लगे थे, लालू के खिलाफ जांच हुआ तब भी आरोप लगे, जयललिता के खिलाफ जब पूरी इंक्वायरी सेटअप हुई तब भी आरोप लगे, इस तरह जहां केस में जब नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की गई तब भी सेंट्रल एजेंसियों पे आरोप लगे। तो जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से अपने हथकंडे अपनाता है, ये कोई दूध का धुला कोई नहीं। अगर आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन की, जहां तक बात करेंगे, 2009 का जब परिणाम आया था तो उस दिन याद करिए, खुद भारतीय जनता पार्टी ने नवीन चावला पे सवाल खड़े किए थे और कहा था ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो जब आदमी हारता तो अपनी कमी गिनने के बजाय आप दूसरे वाले पे जब ब्लेम करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। बेसिक सवाल क्या है ना कि आप सत्ता में आ गए हैं या आप चुनाव हार गए हैं, आपको अपने परिणाम पर आप मंथन करना है। आप हार गए तो आपको ज्यादा मंथन करना है कि हमारी कमी कहां रह गई। जो जीता है वो अभी इस बात का मंथन करे किस किसने उसको वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया है, अब उसको परफॉर्म करना है। अब आप रोक नहीं लगा पाएंगे कि टीएमसी ने क्या किया था, लेफ्ट ने क्या किया था। जनता ने आपको चुन दिया, अब आपको काम करना है। तो सवाल ये है, सवाल ये है सुजीत भर जी, आपको लगता है कि चुनाव आयोग का जो कार्यप्रणाली था वह संदेह के घेरे में है या चुनाव आयोग ने बेहतर काम किया है? सुजीत धर जी। नहीं, चुनाव आयोग ने बीजेपी का और का काम ही किया, ये एकदम सही है, एकदम ठीक बोला आयन जी की चुनाव आयोग ने बीजेपी का ही काम किया। लेकिन बात यह है कि ये स्विंग वोट चुनाव आयोग के लिए नहीं हुआ, ये स्विंग वोट हुआ इसीलिए कि तृणमूल ने काम नहीं किया। चुनाव आयोग का जो काम है, मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा कि क्या काम किया बीजेपी का चुनाव आयोग ने? क्या नहीं किया आपने बीजेपी का? आप आयन जी बता दीजिए क्या नहीं किया। सब कुछ चुनाव आयोग करके आपको बताता हूँ, आप सुन के हंसेंगे। बीजेपी का लीडर बंगाल से बोल देता है इस तारीख को इलेक्शन होगा, इस फेज में ये सीट का होगा, इस तारीख को मोदी आके प्रचार करेंगे, ये पूरा पहले इधर के यूनिट बोल देता है, फिर जाके देखता हूँ इलेक्शन कमीशन वो रिलीज करता है। नंबर 2, हम अगर इलेक्शन कमीशन को गाली देते, गाली नहीं, हम अगर इलेक्शन कमीशन का आलोचना करते हैं तो बीजेपी उसका आंसर देते हैं, बीजेपी को कुछ बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसका आंसर देते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन कैसे ये बोल सकता है कि ये वोटर आया बाकी वोट नहीं दे सकता, जबकि ये ऑलरेडी सबजुडिस केस है। ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुआ है, कितना बोले आपको। अयान जी, इस बातों में कोई दम नहीं लग रहा है आपके आरोप में, लेकिन फिर भी इस पे हम जवाब ले लेते हैं। विनय राय जी, देखिए, जहां तक 2 मामले बता, इलेक्शन कमीशन पे जहां तक ब्लेम है, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए किससे संपर्क करता? होम मिनिस्टर से। उसको फोर्स चाहिए, तुमको तो पता ही है कब चुनाव कराना है, कब पैरामिलिट्री फोर्स की रिक्वायरमेंट जाएगी। तुमको तो जाने अनजाने पता चलना ही चला कि सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। दूसरी चीज, एसआईआर हुआ, नाम कटे, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नाम तो उत्तर प्रदेश में कटे हैं, वो भी लखनऊ शहर में जहां लगातार बीजेपी जीत रही है, यहाँ लगभग 25 लाख नाम कटे हैं लखनऊ शहर के अंदर। एसआईआर में ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में एक पर्टिकुलर विधानसभा में नाम कटे हैं, हर जगह नाम कटे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि उसमें जो लोग प्रूफ नहीं दे पाए 2003 के वोटर लिस्ट के हिसाब से, या जो लोग डबल थे, उन लोगों ने डर के मारे भी अपना नाम कटवाया है। और आप बंगाल का चुनाव देख रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि मैक्सिमम लोग दिल्ली से, बंबई से डर के मारे भाग कर जाकर बंगाल में वोट दिए, कहीं हमारा नाम हमेशा न कट जाए। ये डर था और यही कारण है कि 93% वोट पड़ा है। अगर नाम ही कट जाता सबका तो 93% वोट कहा था, तो वोट बढ़े भी हैं पुराने अनुपात में, वोट का पोलिंग भी परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन सही बात है कि देखिए, जो सत्ता में होता अपने हिसाब से काम करता है, जो भी पद पे बैठा है। तो ब्लेम गेम अभी वो कर सकते हैं कि आपने अपने सिस्टम को हाईजैक कर रखा था, लोकल सारे सिस्टम। नहीं विनय जी, मुद्दे पे आते हैं। विनय जी, मुद्दे पे आते हैं। सुजीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी का काम चुनाव आयोग ने किया, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? अब बीजेपी का काम अगर ये किया कि लगभग हर बार हिंसा में लोग मारे जाते, इस बार नहीं मारे गए हैं, इसलिए काम किया होगा। लोग जो वोट बीजेपी को नहीं ले पा रहे इलेक्शन के दिन अरे बात सुनिए भाई, बात सुनिए अयान जी, वापस आऊंगा।
हाँ। जो आरोप लगता था पश्चिम बंगाल में कि जो मतदाता वोट देना चाहते थे उनको रोक दिया जाता था, तो पैरामिलिट्री फोर्स लगा के उनका वोट डलवा दिया गया, ये भी बीजेपी का काम हुआ है। तो कई तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सुजीत जो जी 27 लाख वोट पेंडिंग हो गया, जो ये भी बड़ा एक मुद्दा है, जो 27 लाख वोट पेंडिंग रह गया, जिसके बारे में फैसला नहीं हो पाया, ये भी एक दाग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। या तुमको डिस्क्वालीफाई करना था या क्वालिफाई करना था, और इलेक्शन से पहले करना था। जी तो मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर ये 27 लाख वोट डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया आपने, क्वालिफाई भी नहीं किया, तो है कौन वोटर? अगर मान लीजिए 2 महीने बाद 6 महीने बाद इनको आपने क्वालिफाई कर दिया, तो क्या वो ये चुनाव दोबारा वोट दे पाएंगे? अब अगले चुनाव में देंगे ना। ये भी एक तरीके से मदद ही कर सकते हैं आप। कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पैरामीटर्स है कि आपने बीजेपी का चाहे एंटी जो टीएमसी वोट था उसको निकलने का व्यापक अवसर दिया। जैसे अजय पाल शर्मा जहां खड़े हुए जो वीडियो वायरल हुआ, आप एक तरीके से वर्कर जो काम बीजेपी का नहीं कर पा रहा था, वो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने वहां खड़े होकर कहा वोट डालो, मैं खड़ा हूं, देखे कौन बोल लेगा। और यही कारण था, पैरामिलिट्री फोर्स का ही डर था कि हिंसा नहीं हो पाई। नहीं तो हर बार के चुनाव का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, चुनाव के बाद, मतदान के बाद हिंसा व्यापक तौर पे हुई है। तो कम से कम इस बार चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई दे दीजिए, बधाई के पात्र है चुनाव आयोग। सुजीत धर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? परसेंटेज ज्यादा और हिंसा नहीं हो पाई। हिंसा के लिए तो बधाई दे रहा हूँ, हिंसा नहीं हुआ इसीलिए बधाई दे रहा हूँ, लेकिन जो चुनाव आयोग ने 27 लाख या 90 लाख के नाम काट दिए, इसीलिए तो बधाई नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा बात है इस SIR लेके कि SIR ने इतना भय फैला दिया, इतना भय फैला दिया कि लोगों ने दौड़ के वोट देते गए और कुछ लोग वोट नहीं भी दे पाए। ये ठीक नहीं। एक परिवार को 2 आदमी को वोट मिला, 2 आदमी को वोट नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े आदमी को वोट नहीं मिला, कारगिल वॉर हीरो का वोट नहीं मिला, ये तो सच चीज नहीं है ना। 27 लाख को छोड़िए, कारगिल वॉर हीरो का वोट नहीं मिल रहा है। ये सब चीज तो हुआ है, ये तो लोग देख रहे थे। सुजीत जी, हम लोग भी इसी SIR की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, पूरे देश में चलता है। और जब हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करते हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके अपने आप को चिन्हित नहीं करते हैं, तो इसका एक नुकसान भी उठता है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कटता है। अयान जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। बोल रहा हूँ, अगर SIR करना ही था तो इलेक्शन से 6, 7, 8 महीना पहले कर सकते थे। अभी इलेक्शन का 2 महीना पहले क्यों स्टार्ट किया? चलिए, वो अगर वो पूछ के हम बताएंगे आपको। अभिमन्यु त्यागी जी, आप भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, मैं तो सबकी बातों में अपनी बात जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि ये तो आमजन भी अब ये सवाल करने लगा था कि ये जो चुनाव एक तरफा नहीं है, क्योंकि उसमें भाजपा के साथ इतनी सारी शक्तियां मिल चुकी हैं, तो उन सारी शक्तियों से भी अकेले अकेले सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ रहा है। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात ही नहीं हो पा रही थी कहीं चुनाव में। अच्छा, तो किसकी बात हुई चुनाव में? किस मुद्दे की बात हुई? मुद्दे तो हम तो कह रहे हैं जो असल मुद्दे हैं, जो हम काम करते हैं जिन मुद्दों पर, आम जन के जो मुद्दे हैं, रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, चिकित्सा का जो मुद्दा है, हाँ, तो कहाँ उठाया ये मुद्दा आपने? जो भाजपा ने बड़े बड़े जुमलेबाजी करी, जिन्हें बाद में इन्होंने 15 लाख तक से पल्ला झाड़ लिया था, अब तो इनकी सरकार बनने जा रही है, उसके लिए बधाई है। लेकिन अब ये उसके बारे में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। आपको भी केरल में करके दिखाना है, आप भी करके दिखाइए, बीजेपी भी करके दिखाएगी। विनय राय जी, अंतिम में जल्दी से एक सवाल और आखिरी सवाल, इसी के साथ हमारी डिबेट वाइंड अप हो जाएगी कि आखिर इस पूरे नतीजे में 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या मैसेज है इस संदेश का? देखिए, सबसे पहले मैं अभिमन्यु से कहूं कि टीएमसी को हराने तो कांग्रेस भी गई थी ना बंगाल में। आप सदन में एक है, इंडी गठबंधन है, उसके बावजूद भी खुद राहुल गांधी जी सभा करके कंडम कर रहे थे मायावती जी, ममता बनर्जी जी को। तो सवाल ये भी है ना कि आखिर टीएमसी तो आपके साथी दल में रही, केंद्रीय मंत्री भी रही, आप भूल रहे हैं क्या? ये आज कहाँ है? आपको ये तो याद होगा ना, आज वो कहाँ है? अभी महिला आरक्षण पर वो आपके साथ है, इंडी गठबंधन का वो पार्ट है। लड़ रहे थे फिर इनके सामने भाई। टीएमसी भी राजनीतिक दल है, भाजपा भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक दल है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जो कमियां थी ममता बनर्जी की, वो कांग्रेस भी उठा रही थी। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी को केवल बीजेपी ने नहीं बेपर्दा किया, कांग्रेस ने भी मुद्दे उठाकर उनको बेपर्दा किया, जनता के बीच में माहौल बनाया। जो मजबूत था उसका लाभ उठा ले गया, तो वहां पर बीजेपी मजबूत थी, उसका लाभ उठा ले गया। काम कर रहे थे।
चलिए, इतना साफ है कि ये जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि बीजेपी के पक्ष में और मोदी के ऊपर जनता की मोहर लगातार लग रही है। मोदी को ए ग्रेड मिल रहा है। कांग्रेस को सोचना होगा एक बार अपने प्रदर्शन पर, और बाकी पार्टियों को भी सोचना होगा कि आखिर इतनी तगड़ी हार क्यों मिल रही है बार बार। आप सभी इस चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।